Yes. Today we will start chapter number 9 of business studies, that is the financial management. मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर है आपको, ये हम कर चुके हैं. फाइनेंशियल मीनिंग, फाइनेंशियल हेयर मीन्स फाइनेंस की यहाँ बात हो रही है, या हम ये कहें बिजनेस फाइनेंस की बात हो रही है ना? ये भी हमने +1 में किया हुआ है, मीनिंग ऑफ फाइनेंस. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? मीनिंग ऑफ फाइनेंस और मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. आप बिजनेस फाइनेंस कैसे बता दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे. हम ओनली वन चाइल्ड नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. 2, सिर्फ 2 को पता है तो फिर बाकी बच्चों का कॉमर्स में होना बनता नहीं है ना. कॉमर्स नहीं होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये तो मीनिंग तो किसी को भी पता हो सकता है, बिना कॉमर्स वाले को भी पता हो सकता है. और आपको अगर कॉमर्स में हो गई नहीं पता मीनिंग फाइनेंस का, तो फिर आप कॉमर्स में क्या कर रहे हो? कोई समाज सेवा वगैरह करो, कोई 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 दुख दर्द बंटो लोगों के नाम से. आप कहाँ पैसे पैसे में घूम रहे हो? हैंड रेस किया करो, आपका बेनिफिट है. आप आंसर नहीं दोगे तो कोई और तो दे ही जाएगा बेटा, या मैं बता दूंगा है ना, या कोई और दे देगा. आंसर तो आ ही जाना है. पॉइंट तो ये है कि इंडिविजुअली आप लोगों ने नहीं बताया, किसी ने एक ने नहीं बताया, मान लेते हैं, जिसने बताया उसका फायदा हो गया. दिलप्रीत, दिलप्रीत ने बड़ी देर के बाद हाथ खड़ा किया है, बेचारी, इससे पूछ लेते हैं. बोलिए दिलप्रीत. Sir, money required to carry out the business activities. Yes, very good. The money, amount of money which is required to start and to run the business, है ना. स्टार्ट करने को पैसा चाहिए, चलाने को पैसा चाहिए, और चलाने को भी बिजनेस के पास 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ये भी हमने +1 में उस चैप्टर में सेम में पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में. बिजनेस के पास 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए पैसा, अदरवाइज बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए बिजनेस को 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं अगर आपको याद हो? यू कैन टेक 10 सेकंड्स, नो प्रॉब्लम. ये किया हुआ है आपने, ये वहां भी नहीं था. चैप्टर बिजनेस फाइनेंस की बिगिनिंग में ही था, फर्स्ट लेक्चर में ही कहीं आया हुआ है. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो. जो 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस फाइनेंस की. बिजनेस को फाइनेंस एक तो बिजनेस चलाने के, स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए ना. उसके अलावा बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है. दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. मींस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस आर ऑफ 2 टाइप्स. हम सिंपली अगर बात करें तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, 2 चिल्ड्रन. यस कनिका. सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वेरी गुड कनिका. फिक्स्ड कैपिटल. दिव्यांशी और वसुंधरा, होपफुली आपका ये आंसर था. अगर ये नहीं था तो उसको ठीक कर लीजिए, ये आंसर है. फाइन. इट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वो होती है जो बिजनेस को चाहिए फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. कि एक बार पैसा बिजनेस में लग गया तो फिक्स हो गया, है ना. बहुत कम चांसेस है कि वो उसको हम बार बार उसको सेल करेंगे. मशीनरी बिजनेस में लगा दी है तो 5 साल 10 साल से पहले बिजनेस क्या मशीनरी चेंज करेगा. सिमिलरली बिजनेस ने लैंड परचेज कर ली है, बिजनेस ने आइटम ऑफ फर्नीचर परचेज कर ली हुई है, तो थोड़े साल थोड़ी वो चलाएगा बिजनेस को, कई साल चलाएगा. एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो होती है जो बिजनेस में बिजनेस को चाहिए फॉर द डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. एक्सपेंसेस पे करने हैं, क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, मटेरियल परचेज करना है, फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना. छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो डे टू डे एक्सपेंसेस बिजनेस के हो रहे हैं, उसको उसकी जरूरत के लिए जो पैसा बिजनेस को चाहिए, दोज आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. जो फिक्स नहीं होती हैं, जो वेरी करती रहती है. फाइन. तो बिजनेस फाइनेंस क्या हुआ? इट इज दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश इट, रन इट. इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, fixed capital requirement and working capital requirement. Fixed capital requirements are the purchase of fixed assets, non-current assets, and working capital requirements are the requirements which are required for the business by the business for day-to-day expenses, etc. ठीक है. This is the meaning of finance. The chapter is financial management. In this chapter we will learn how to manage the finance. कैसा मैनेज कैसे करना है ना, प्रैक्टिकली हम कैसे जो बिजनेस है वो कैसे डिसीजन लेता है जिससे पैसा जो है मैनेज हो जाता है. पैसा तो चाहिए, लेकिन उस पैसे की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करनी है ना. हो सकता है किसी ने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया हुआ हो, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है फाइनेंस की वो इतनी एफिशिएंट ना हो.
और हो सकता है किसी ने पैसा बिजनेस में कम लगाया हुआ है लेकिन वो उस कम पैसे को ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। इट मीन्स कि जो सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स जितने हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको टाइमली अरेंज करना, उनको प्रॉपरली अरेंज करना, उनको ना ओवर कैपिटलाइज करना ना अंडर कैपिटलाइज करना, और बेस्ट यूज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। ये ना हो कि कोई पैसा ऐसे ही पड़ा है बिजनेस में और वेस्ट हो जाए, मीन्स बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड हो। ना ही ऐसा हो कि पैसा बिजनेस में लगा ना हो और पैसे की जरूरत हो, बिजनेस कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो वो छोड़ रहा हो, मीन्स के बिजनेस अंडर कैपिटलाइज्ड। बिजनेस शुड बी प्रॉपर्ली कैपिटलाइज्ड, neither there should be a case of under capitalization nor there should be a case of over capitalization। पैसा अरेंज भी करना, सस्ता अरेंज करना, फ्री में अरेंज करना, पैसा अच्छे से यूज करना, मैक्सिमम रिटर्न लेनी, ना बिजनेस अंडर कैपिटलाइज हो ना बिजनेस ओवर कैपिटलाइज हो, टाइमली अरेंज करना। टाइम के बाद अरेंज किया पैसा तो ना अरेंज किए के बराबर ही, टाइमली अरेंज भी करना उसको। ये है सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग लिख लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लिखिए, इट इज कंसर्न्ड विद planning, organizing and controlling the financial activities like procurement मतलब, वैसे प्रोक्योर वर्ड का क्या मीनिंग होता है प्रोक्योर का, ये हमने 11th में भी किया हुआ, वैसे बाद में कई बार आया। एनीबडी कैन टेल मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट? अनम्यूट करके बोलिए कनिका। कनिका, यू वांट टू गिव आंसर? सर प्रोक्योर मतलब पैसे लेना, मतलब अरेंज करना। वेरी गुड, अरेंज करना। वैसे प्रोक्योर कहते हैं परचेज करने को भी कह देते हैं। यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, इट मीन्स कि पैसा अरेंज करना। बिल्कुल सही वर्ड है कनिका, पैसा अरेंज करना। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ procurement and utilization of finance for the business। Financial activities like procurement and utilization of finance for the business। Utilization उसको यूज करना, उसको प्रॉपरली यूज करना, मीन्स पैसा प्रोक्योर कहाँ से करना है, परचेज कहाँ से, मीन अरेंज कहाँ से करना है, और पैसा यूज कहाँ पे करना है। अगर यहाँ बिजनेस जो है वो एफिशिएंट है तो बिजनेस जो है वो कई अपने खर्चे जो है बचा सकता है, अननेसेसरी खर्चे कई बचा सकता है। ठीक, आगे लिखिए इसका। इट इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, maximizing the wealth of shareholders through proper investment of funds। Maximizing the wealth of shareholders through proper investment of funds। Now what is this shareholders wealth? लिखा है ना, maximizing the wealth of shareholders। wealth of shareholders मीन जितना शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ उसे मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर ने पैसा कहाँ लगाया होगा, कहाँ लगाया होगा शेयर होल्डर ने पैसा? अरे शेयर होल्डर कहाँ पैसा लगाते हैं? हाउ दे बिकम शेयर होल्डर्स? परचेजिंग शेयर, टेस्ट को परचेज करके, बाय सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स। ठीक है, सभी बनते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कब बनेंगे? जब वो शेयर परचेज कर लेंगे। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब इंक्रीज होगी? जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। तो जो बिजनेस, इसका नॉट बिजनेस, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, दैट इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। सपोज कोई शेयर होल्डर है, अब शेयर होल्डर वेल्थ का वैसे फार्मूला क्या है? शेयर होल्डर वेल्थ is equal to number of shares held by that shareholder, number of shares held by that shareholder into market price of share, into market price of that one share।
सपोज किसी के पास 1000 शेयर थे इस कंपनी के, एक कंपनी के 1000 शेयर थे और उस शेयर का मार्केट प्राइस जो था 100 रुपीज, इट मीन्स जो उसकी वेल्थ है दैट इज रुपीज 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। द बिजनेस हैज टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे कि उसका जो प्राइस है शेयर का बढ़े। प्राइस कब बढ़ेगा? जब बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने का एक वे ये भी है कि अपने फाइनेंस को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। ऐसे नहीं सपोज मैंने कहीं से अननेसेसरी लोन ले लिया, पैसे की जरूरत नहीं है, लोन ले लिया, लोन पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, इट मीन मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है ना। तो जहां पे मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां मैं लोन नहीं लेना है, और जहां पे है वहां मैं लेना भी। ठीक है। अननेसेसरी मतलब पैसा एवं परचेज नहीं करिए ना, अरेंज नहीं करिए ना, बिकॉज उसका खर्चा भी होना है। अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है, हम प्रॉपरली फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के शेयर्स का रेट बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, जिनसे कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहती है। सपोज जो पहले 100 रुपया रेट था, बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छी थी, ये रेट बढ़ के जो है वो हो गया 150 रुपया, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, 150 हो गया। जो उसके पास पहले उसने 1 लाख लगाया हुआ था, अगर अब वो कैलकुलेट करें तो 1000 उसके पास शेयर थे और एक शेयर का प्राइस अगर ₹150 था, तो वो पैसा बढ़ के उसका 1,50,000 उसकी वैल्यू हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? अगर बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है। जैसे जैसे मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी। द एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी सच सो एज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और ये तब बढ़ सकती है जब प्रॉफिट्स होंगे, और प्रॉफिट्स कब होंगे? जब रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज किए जाएंगे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज किए जाएंगे। क्लियर? आगे लिखिए, इट एम्स एट, ये फार्मूला आप लिख सकते हो, ये वाला फार्मूला लिख दीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं वेरी करेंगे, वेरी करेगा मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। लिख लिया तो बता देना बेटा। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आगे लिखिए, इट एम्स एट reducing the cost of funds procured, reducing the cost of funds procured, comma, minimizing the risk, and using the resources in an effective manner. I am repeating it. It aims at reducing the cost of funds procured, minimizing the risk, and using the resources in an effective manner. It also ensures the availability of required funds, as well as minimizing the idle idle financial resources। उसने कितनी अच्छी बात लिखी यहाँ पे, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स, कि फंड्स जो हैं वो अवेलेबल भी हों लेकिन रिक्वायर्ड फंड जितने हों चाहिए, एज वेल एज मिनिमाइजिंग द आइडल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये भी ना हो कि फंड्स बहुत पड़े हुए हैं और फ्री पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो रहे, जितने चाहिए उतने होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एंड मिनिमाइजिंग द आइडल फंड्स। पैसा बिजनेस के पास हो, दोबारा वही बात लगी, ना तो बिजनेस ओवर कैपिटलाइज हो कि पैसा बिजनेस में कम चाहिए, ज्यादा पड़ा हुआ है, ज्यादा लगा हुआ है, ना ही बिजनेस अंडर कैपिटलाइज हो कि चाहिए पैसा ज्यादा लेकिन वहां पे कम है। अगर ज्यादा पैसा लगा होगा, चाहिए कम होगा, मींस बिजनेस इज ओवर कैपिटलाइज, इन दैट केस बिजनेस के पास आइडल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, बिजनेस को यूज कर सकता है, अच्छे से बिजनेस यूज नहीं कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल बिजनेस में फंड्स चाहिए, मान लेते हैं से 10 करोड़ रुपए,
बिजनेस में चाहिए, बिजनेस वहां लगा के बैठा है 15 करोड़ रुपए, इट मीन कहीं ना कहीं 5 करोड़ रुपये बिजनेस जो है वो ऐसे ही फालतू पड़ा है बिजनेस में, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बिजनेस इसकी अगर सपोज एफडी भी करवा देना, कुछ और ना करवाए, मैं कहता हूँ कोई ब्रांच ना खोले नया, कुछ भी ना करे, इस पैसे की 1 साल के लिए बैंक में एफडी करवा देना, और उसका अगर इंटरेस्ट रेट 6% भी हो, 6% हो, तो 30 लाख रुपया बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, सीधा इफेक्ट। जो पैसा बिजनेस में ऐसे ही पड़ा हुआ था, 5 करोड़ की जो बात कर रहे थे, 6% अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लें एफडी का, इससे ज्यादा भी उससे कम भी हो सकता है, एवरेज लगा रहे हैं 6%, 30 लाख रुपया बिजनेस जो है अपना इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। 30 लाख रुपया सारे साल का, इट मीन के 2,50,000 रुपया पर मंथ, 2,50,000 रुपये। जो बिजनेस में पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया, 2.5 लाख रुपया बिजनेस में बिना बात का आ रहा है, पैसा ही रखना था, पैसा ही रखा है, कुछ किया थोड़ी है, जहां पड़ा था बिजनेस में उसको उठा के बैंक में लगा दिया, यही किया। दिस इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई काम थोड़ी किया, एक पैसे की बस एफडी ही करवाई है, 2.5 लाख रुपया बिजनेस हर महीने में जो है वो उसको अर्न कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हम वहां भी कर चुके हैं अकाउंट्स में, जब करंट रेशियो हमने करी थी, करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, आपको याद होगा उसका रूल ऑफ थंब 2:1 होता है, डबल होनी चाहिए। बट इट डजंट मीन कि वो डबल कहा है तो 5 टाइम हो जाए, 6 टाइम हो जाए, चाहे वो एसेट्स ही हैं, एसेट्स का भी ज्यादा होना इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस, कि वो एसेट्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं और उसको बिजनेस जो है वो यूज नहीं कर पा रहे। सेम सिचुएशन इज देयर, द बिजनेस इज ओवर कैपिटलाइज्ड, दिस इज रिक्वायर्ड फंड्स, दिस इज एक्चुअल फंड्स इन द बिजनेस। तो बिजनेस अगर प्रॉपर्ली मैनेज करे उस पैसे को, तो इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है, दिस इज ओवर कैपिटलाइजेशन, दिस इज अंडर कैपिटलाइजेशन। रिक्वायर्ड फंड्स आर 10 crores, एक्चुअली 5 crores, इट मीन कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट 10 करोड़ रुपीज की है, लेकिन बिजनेस 5 करोड़ से काम करने की कोशिश कर रहा है, इट मीन कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो 5 करोड़ रुपया अंडर कैपिटलाइज है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, बिजनेस उसको मिस कर रहा है। बिजनेस को जितने फंड्स जो चाहिए हैं, बिजनेस को उतने जरूर अरेंज करने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी अरेंज नहीं करने चाहिए। उसने लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स and minimizing the idle financial resources, minimizing this idle financial, इसको मिनिमाइज करके उसकी एफडी सिंपल करवा दी। मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया हुआ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, कोई नई ब्रांच नहीं खोली, कोई नया ऑफिस नहीं खोला, कुछ नहीं किया, उठा के पैसा एज इट इज लगा दिया बैंक में, तो भी बिजनेस 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अर्न करता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, सो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे पैसे को मैनेज करना है सो दैट मैक्सिमम कैन बी गेन with minimum resources। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इसका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंपल पॉइंट्स ही हैं ये। पॉइंट नंबर 1 इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ये हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होनी चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है शेयर होल्डर का, उसकी वेल्थ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। वो कैसे इंक्रीज होगी? जब मार्केट प्राइस शेयर का इंक्रीज हो जाए, राइट। सो टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज आल्सो rather it is the main objective of financial management. Point number 2, to ensure effective use of funds, to ensure effective use of funds, कि जो फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज इंश्योर करे, कि जो पैसा लगा हुआ है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ना बिजनेस अंडर कैपिटलाइज्ड हो ना बिजनेस ओवर कैपिटलाइज्ड हो, जितना पैसा बिजनेस में चाहिए उतना लगा हुआ है और ज्यादा आइडल, ज्यादा वेस्टेज नहीं हो रही है रिसोर्सेज की। द फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन एन efficient and effective way. This is also one of the objectives of financial management. Third is to procure sufficient funds for the business. To procure sufficient funds for the business. तो सेम एग्जांपल दोबारा आ सकती है
कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मेक इट श्योर कि जितने फंड्स बिजनेस में चाहिए उतने फंड्स बिजनेस में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, तो मेक इट श्योर उतने लगे होने चाहिए, उतने फंड्स बिजनेस में लगे होने चाहिए, ना बिजनेस अंडर कैपिटलाइज हो ना ही बिजनेस ओवर कैपिटलाइज, सफिशिएंट फंड्स बिजनेस के पास होने चाहिए सो दैट कि ना तो बिजनेस के पास आइडल रिसोर्सेज पड़े हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ना ही बिजनेस के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए बिजनेस को उसका लॉस हो जाए, बिजनेस के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, सिर्फ पैसा अरेंज करना ही जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसकी सेफ्टी भी श्योरिटी करना, दैट इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी कि पैसा वहां इन्वेस्ट किया जाए जहां पे रिटर्न आने के चांसेस है, जहां प्रॉफिट होने के चांसेस है, जहां पे लॉस होने के चांसेस है वहां पे पैसा रिस्की प्रोजेक्ट में, रिस्की वेंचर में पैसा नहीं लगाना है। नो डाउट हायर द रिस्क हायर आर द प्रॉफिट्स, अगर चांसेस प्रॉफिट्स के हैं तो रिस्क लिया भी जा सकता है, लेकिन जहां पे अगर श्योर ही हो कि पैसा डूबने वाला ही है तो वहां पे नहीं लगाना। इट इज द इंट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, ये उसने देखना है कि अगर ज्यादा रिस्क है ज्यादा प्रॉफिट होगा, कहीं ये ना प्रॉफिट हो ही ना, ये उस टाइम पे ये डिसीजन, रैशनल डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर ने लेना है कि ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। पैसे की उसने अवेलेबिलिटी भी देखनी है, पैसे की उसने एप्रिसिएशन भी देखनी है, लेकिन साथ ही में पैसे की उसने सेफ्टी भी देखनी है। ये ना हो कि रिस्क लिया जाए और पैसा जो उसका लाख रुपए का शेयर होल्डर का 1.5 लाख तो क्या बनना था, 50,000 रह गया, सेफ्टी नहीं रही, पैसा उल्टा कम हो गया। दिस आल्सो हैज टू बी सीन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट इज टू एंश्योर adequate return, to ensure adequate return to the shareholders, return to shareholder, इसे क्या कहते हैं? Give me one word which we can replace with return to shareholders, इसे क्या कहते हैं? एक वर्ड का आंसर आना चाहिए, और है ही आंसर एक वर्ड का। रिक्वायर्ड नहीं बेटा, रिक्वायर्ड नहीं, चलो रिक्वायर्ड कह देते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड जो है ना वो एडिक्वेट वर्ड से हो रहा है, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट, अदरवाइज डिविडेंड। अच्छा रिक्वायर्ड का मीनिंग कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड तो अगर बात करें शेयर होल्डर, कोई कहेगा कि मेरे पास इतना ही चाहिए पैसा, कोई कहेगा शेयर कि बस मैंने पैसे और नहीं लेने, कोई कहेगा? रिक्वायर्ड तो उसके लिए तो अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है ना, उसका तो 1 लाख लगा, वो तो कहेगा 1 करोड़ चाहे हो जाए तो भी उससे कम लगेगा, है ना। हैंड रेज करना, जिसका मेरे को रिटर्न का जो आंसर है 1 वर्ड में दे सकते हैं, 1 2 3 ओनली, और होने चाहिए, आंसर आ रहे थे 4 यस 5 मौली। डिविडेंड, डिविडेंड, रिटर्न टू शेयर होल्डर इज डिविडेंड। तो जिनका डिविडेंड आंसर था वो ठीक था, अगर कोई और आंसर आप सोच रहे थे तो वो गलत है, या पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। डिविडेंड इज द राइट आंसर टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न फॉर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। ये भी जो काम है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है, टू मेक इट श्योर कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि जब हम डिविडेंड देंगे तो कहाँ से देंगे? प्रॉफिट्स में से ही देंगे, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ऐसे काम करने चाहिए, पैसा ऐसे अरेंज करना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो ऐसे यूज करना चाहिए, सो दैट कि वहां से जो अर्निंग है, एक्सपेंसेस है वो कम हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अर्निंग जो है वो बढ़ जाए। जब एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तो बिजनेस विल बी इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो एडिक्वेट डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स देना, इट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द financial management। And last point is to attain optimum capital structure, optimum capital structure, optimum means best capital structure, best possible, that is optimum। capital structure क्या है? capital structure is the we can say mixture of owners funds and borrowed funds। owners funds and borrowed funds का जो मिक्सचर है, जो रेशियो है,
दैट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। बिजनेसमैन ने या फाइनेंशियल मैनेजर ने वो स्ट्रक्चर ढूंढना है, वो फाइंड करना है कि कितना पैसा हम बाहर से लें और कितना पैसा जो है हम वो अपना अरेंज करें, है ना। सपोज borrowed funds are say 20 crores, 20 crores और owners funds are 10 crores, चलेगा। डेट इक्विटी रेशियो हमने की हुई है, डेट इक्विटी के जो रूल ऑफ थंब होता है वो 2:1 ही होता है कि टू टाइम्स डेट्स कैन बी देयर एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी मींस अपना पैसा एंड डेट मींस बाहर वालों का पैसा। डजंट नेसेसरली मीन कि इतना ही होना चाहिए, मे बी कुछ परसेंटेज आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने, फाइनेंशियल मैनेजर ने ये श्योर करना है कि जो इसका मिक्सचर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम 50 करोड़ कर दें, मान लेते हैं ये है बोरोड फंड, स्टेट डिबेंचर्स, ये है शेयर्स, ओनर्स फंड्स। अगर डिबेंचर्स 50 करोड़ के कर दें और शेयर्स 10 करोड़ की, अपना पैसा 10 करोड़ लगा हुआ है, बाहर वालों से लोन लिया हुआ 50 करोड़ रुपए का, तो हमारी ये फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी को कम कर रहा है। इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम रेशियो कैलकुलेट करें, इट इज 5:1, विच इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। ये डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं, हमने की हुई है पहले। डेट इक्विटी रेशियो होती है डेट इज टू इक्विटी, आपने PD1 एग्जाम भी वहां पे आई थी, है ना। वो 2:1 हो सकती है, वो 5:1 नहीं हो सकती। 5:1 ज्यादा है, मींस द डेट्स आर, डिबेंचर्स आर फार मोर देन द शेयर्स, बहुत ज्यादा है। ये बैलेंस जो है वो उसने बनाना है, फाइनेंशियल मैनेजर ने। अगर सपोज बिजनेस में मान लेते हैं कि 3 करोड़ रुपया चाहिए, मान लेते हैं 3 करोड़ रुपया, तो अगर हम एक बैलेंस की बात करें तो 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स और 1 करोड़ रुपए की इक्विटी या शेयर्स चलेंगे, बिकॉज इससे जो है आपके डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 बन रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम और डेट्स जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, अगर हम और लोन लेने की कोशिश करेंगे, तो जो लेंडर्स हैं हमारे वो हेजिटेट करेंगे, वो कहेंगे आपके पास तो पहले 1 करोड़ आपका लगा हुआ है, बाहर से आपने 2 करोड़ पहले ही दिया हुआ है, अब आपने लोन लेके क्या करना है, क्योंकि जो लोन लिया जाएगा उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब उसका इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बैलेंस जो है ये फाइनेंशियल मैनेजर ने मेंटेन करना है कि अभी उसके पास जो स्कोप है वो शेयर्स का है, ओनर्स फंड्स का मतलब, या बोरोड फंड्स का है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स का। ये फाइनेंशियल मैनेजर ने करना है, और दिस इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये उसने देखना है कि कितना पैसा बिजनेस में चाहिए, उसमें से कितना शेयर्स का हो और कितना जो है वो डिबेंचर्स का हो, कितना मतलब बोरोड फंड्स हो, ठीक है। लगता यही है कि बोरोड फंड्स कम होने चाहिए, अपना पैसा ज्यादा होना चाहिए ना, ऐसे लगता है कि बोरोड फंड्स भी लाइबिलिटी सी लगती है ना, अदरवाइज तो अपना पैसा भी लाइबिलिटी ही है, शेयर्स भी लाइबिलिटी ही है, बट स्टिल तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोरोड फंड्स पे इंटरेस्ट होता है और शेयर्स पे डिविडेंड है, और डिविडेंड भी मर्जी होती है, दो ना दो, नहीं देना ना, तो अपनी मर्जी है ना। तो लगता ये है कि जो डिबेंचर्स है ना, शेयर है ना, ज्यादा वो इशू होने चाहिए। लेकिन ज्यादा अगर बिजनेस के पास ऑप्शन हो तो बिजनेस शुड गो फॉर बोरोड फंड्स, अगर ऑप्शन हो। ये इस चीज को हम न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे इस चैप्टर के एंड में जाके, कि अगर बिजनेस के पास कैपेसिटी है ना कि वो बोरोड फंड्स यूज कर लोन ले सकता है, हालांकि वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस शुड टेक लोन, बिजनेस शुड अवॉइड शेयर्स, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा शेयर होल्डर्स को। ये हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो बिजनेस अगर फाइनेंशियल मैनेजर के पास ये ऑप्शन हो कि वो डिबेंचर इशू करे या शेयर इशू करे, तो ये उसने देखना है कि बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। शेयर इशू करने का बेनिफिट अपना है, डिबेंचर इशू करने का बेनिफिट अपना है, ठीक है। ये हम लास्ट ऑफ चैप्टर, दिस चैप्टर के लास्ट में जाके भी इसको डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकली। फाइन, दीज पॉइंट्स वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Should we end the meeting? Or doubt is there?